नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय लोगों में एक चीज़ पक्की है, अपवाद को छोड़ दें तो भारतीय आदमी ड्रामेबाज बहुत होते हैं। बचपन से लेकर उम्र गुजर जाती है ड्रामेबाजी करते हुए। घर में पापा आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने की ड्रामे करने लग जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, बुजुर्ग तक यहाँ पे ड्रामे करते हैं और इन्हीं ड्रामों में हमारा जीवन गुजर जाता है। खासकर देश में जब राजनीतिक कोई बात होती है तो ड्रामेबाजी बिल्कुल हाई प्रोटोकॉल, हाई स्तर पे पहुँच जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की कि तेल बचाओ, सोना मत खरीदो और गोल्ड मत खरीदो, इस तरह की कुछ अपील की। कायदे से अगर कोई अच्छा सा देश होता, कोई ठीक ढंग का मुल्क होता, तो प्रधानमंत्री ने अपील की और हमने अपने जीवन में उन चीज़ों को शामिल कर लिया, बस बात इतनी ही थी। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में कमी कर दी है, ये खबरें चल रही हैं। उसी तरीके से जैसे मास्क प्रधानमंत्री जी ऐसे अंगोछा लपेट के आ जाते थे, उसी सेम बिल्कुल ड्रामेबाजी। राज्यों के, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपना काफिला कम कर दिया है। गुजरात के राज्यपाल तो कह रहे हैं मैं तो बस ट्रेन में चलूँगा। अब कायदे से नियम की बात यह है कि क्या भारत के लोगों के पास इतना एक्सेस में पैसा है कि वो तेल उड़ाते फिरें? कि नहीं, मोदी ने रोका है, मोदी जी ने, और आज मैं गाड़ी दिन भर स्टार्ट रखूँगा और तेल फूंक दूँगा। आज मैं 5 किलो सोना ज़बरदस्ती खरीद लाऊँगा। मैं अगर उसमें 1 चम्मच तेल डालता हूं तो अब से मैं 4 चम्मच तेल डालूंगा। क्या जरूरत है इन ड्रामेबाजियों की? और अगर ये ड्रामेबाजियां कर भी लें तो क्या इनसे देश में जो दिक्कतें देश के सामने हैं वो कम हो जाएंगी? अगर भारत के नेता और भारत की ब्यूरोक्रेसी जो धन भ्रष्टाचार से उन्होंने कमाया है अभी तक, उसका आधा भी वापस इस देश को दे दें, तब भी हम सबका कल्याण हो सकता है। लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं, हम ड्रामेबाजी करेंगे। तेल कब कम बचत हो सकती है? जब परिवहन के साधन ज़्यादा हों, जो हमारे देश में निकट भविष्य में संभव ही नहीं लगते, क्योंकि परिवहन के साधन पहले से भी बहुत कम हैं। आप कभी बस और ट्रेन में यात्रा करके देखिए, आपको पता लग जाएगा हमारे देश के हाल क्या हैं। सोना खरीदने की बात, तो पैसे कहाँ हैं लोगों के पास सोना खरीदने के लिए। रही तेल की बात, तेल कितना तेल खाएगा आदमी? और आज तो मंत्री ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। भाई साइकिल पे जाने की बात नहीं है, आप गाड़ी में चले जाओ। ये जो वीआईपी कल्चर है हमारा, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी देश की मीडिया, खासकर गोदी मीडिया को काम पे लगा रखा है। खूब ड्रामे चल रहे हैं, हर स्टेट में ड्रामे चल रहे हैं। आप भले ही 2 गाड़ियों में चलो, 3 में चलो, अपनी सुरक्षा के साथ भी बिल्कुल खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश के नेताओं को अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि अगर वो देश से कोई अपील कर रहे हैं तो सहज ही हम उसको अपने जीवन में ले आ पाएँ। लेकिन चूंकि ये ड्रामेबाज हैं, इसलिए हमारे देश की जनता भी ड्रामेबाजी में विश्वास करने लगी है। हम यार भंडारे की पूरी नहीं छोड़ते, किसी के कहने से और क्या छोड़ेंगे। ये देश कभी नहीं बदलने वाला, सच ये है। तो इन ड्रामेबाजियों की जगह अगर ये अपना नैतिक बल ऊंचा रखते, इनकी बात पे देश विश्वास करता, तो ज़्यादा बेहतर होता। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट कर सकते हैं। त्यागी जी, आपने देखा था वो कोरोना में मोदी जी ऐसे वो मुंह पे पट्टा लगा के आते थे अंगोछे का, उससे रुकता था कोरोना वायरस? देखिए, आपने शब्द यूज किया ड्रामा। ड्रामा तब तक ड्रामा है जब तक लोग उसके सच को ना समझ पा रहे हो। अगर जनता समझ रही है कि ये ड्रामा है तो फिर वो कुछ नहीं रहता, फिर ड्रामा नहीं रहता। और प्रधानमंत्री जब कुछ काम करते हैं, उनकी नीयत चाहे कुछ भी, जैसे उन्होंने कोरोना पीरियड में वो लगाया, तो वो एक प्रतीकात्मक है कि लोगों को वो ये संदेश दे रहे हैं। अब अगर उन्होंने अपने काफिले को कम किया है तो वो भी एक मैसेजिंग है कि भाई आप खपत तेल की कम करो, इतना ही वो कहना चाह रहे हैं। जब उन्होंने ये देश से आह्वान किया था कि आप कम इस्तेमाल करो, उसके 1.5-2 दिन तक कोहराम मच गया सब में और उनके खिलाफ लोगों ने बहुत बातें की। चूंकि उनके जो कार्यक्रम लगे हुए थे, जो थे, उन्होंने रोड शो वगैरह किया, हाँ, तो उसको लेके लोगों ने सवाल उठाए।
और ये मैं तो ये मान के चलता हूँ ये सोशल मीडिया का दबाव भी है, प्रभाव है, जो बनाना चाहिए था। गोदी मीडिया तो नहीं बनाएगा, कि उसके दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में कटौती की, करनी पड़ी वाली बात है। लेकिन यहाँ भी हमें, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से केवल ये उम्मीद थी कि वो पॉलिटिकल रैलीज ना करें, रोड शो ना करें। वो जो हुआ रहा था 1.5-2 दिन में, उसके खिलाफ थे। उनकी सुरक्षा का जो बंदोबस्त है वो तो होना ही चाहिए। वो 4 गाड़ियों में चलेंगे और कोई उनकी सुरक्षा को दिक्कत होगी सर, ये देश की बेइज्जती है। तो मतलब आपने 2 एक्सट्रीम पकड़ लिए, या तो आप वो करोगे ये करेंगे, या ये करोगे। बीच का जो मध्यम मार्ग है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वो करो ना आप। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी सर्वोपरि है, होनी चाहिए उस तरह की। तो जितना आवश्यक है उतना करो। यही उन्होंने अपने आह्वान में कहा था कि मिनिमम करो, जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो प्रधानमंत्री ने जो ये कह दिया कि 2 हैं, और फिर वो सारे दिन 2 कारें दिखाई गई। अब लोग देखिए, जिन्होंने ढूंढना है, कमियां ढूंढनी, वो तो ढूंढ लेंगे। अब ये भी कहा गया है कि उसमें किसी भी गाड़ी में प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों? चूंकि वो जब बैठते हैं गाड़ी में तो एक बल्ब जलता रहता है, ताकि उनके फोटो आराम से आ जाए, मतलब रोशनी होती। इन किसी भी गाड़ी में रोशनी नहीं, वो नहीं थी, लाइट नहीं थी। अब जो नज़र रखने वाले हैं, पैनी दृष्टि, वो तो रखेंगे। वो तो इस बात पे भी उन्होंने कह दिया। और ये जो 2 वाला है, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हाँ, मतलब कितने दिन चला सकते हो आप ऐसे? अब उनका अनुसरण करके जो प्रदेशों के नेता थे, जैसे हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मेरे काफिले में 4 गाड़ी रहेंगी। क्यों भाई, जब प्रधानमंत्री के 2 हैं तो आपके 4 क्यों रहेंगे? फिर तुम्हें तो तंगे में चलना चाहिए। ना, उनके 2 हैं, तुम्हारी 4 हैं। अरविंद शर्मा साइकिल लेके निकल लिया, पीछे उसकी पूरी गाड़ियां को लश्कर आ रहा है, और वो पुलिस वाले बेचारे भाग रहे हैं, पुलिस वाले पैदल हो रहे हैं उसके पीछे। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई, आप मंत्री हो, आपके काम है यार, आप करो आराम से गाड़ियों में, किसने रोका है? जो नाटक कांग्रेसी करते थे वही नाटक ये करने लग गए हैं। और असल बात यही है कि मैं बहुत पहले से कहते रहा हूँ कि बीजेपी ने इतना, भाजपा का इतना कांग्रेसीकरण हो चुका है कि वो भाजपा जैसी चीज़ तो उसमें रही नहीं। वो तो कांग्रेस बन चुकी है। अब ये जो लोग आ रहे हैं, ये तो ऐसी हरकत करेंगे, इसको नहीं निपटा सकते। अब भाजपा के अंदर जो संघ से जुड़े लोग हैं, जो एक अनुशासन में पले बढ़े हैं, वो उनकी सोच में, और जो बाहर से आए हुए ये कांग्रेस जन है, इसमें धरती आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये भी तो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, है? तो इनके बारे में जो लोगों की धारणा है वो सब सामने आ जाती है और सब लोग समझ जाते हैं। अब ये जो नाटकबाजी है सारी, अब सब जगह ही चलेगा। जैसा आपने कहा, गवर्नर साहब बस में चलेंगे, ये चलेंगे। मतलब गवर्नर को मतलब बस में चलने की भी क्या जरूरत है? क्या काम है उसका बस में? अगर मान लो आचार्य देवव्रत जी अपने राजभवन में रहे तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ जाना है उनको? इसका एक तरीका है, ये नाटकबाजी बंद हो सकती है। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक कदम उठाया कि उन्होंने जो टीए था, ट्रेवल अलाउंस था, उसको 50% कर दिया, सरकारी मशीनरी का पूरा। हाँ, तो अपने आप कम हो जाएगा। तेल की खपत आधी हो गई। आप एक आदेश से कर दीजिए, भारत में आज के बाद किसी को एस्कॉर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, वो खत्म हो गया सर, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, लेकिन करते ही नहीं है ये लोग। तो अब ये नाटक चलेगा, 1-2 दिन और चलेंगे। अब जो, जैसे मान लिया यहाँ के एक मंत्री निकले, आप अरविंद शर्मा का नाम बता रहे हो, बाकी मंत्री भी निकलेंगे, तो उनका उद्देश्य ये नहीं होगा कि हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं। उनका ये है कि हमारी भी एक फोटोग्राफी हो। अब अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो ई रिक्शा में बैठ रहे हैं, साथ में कैमरा मान दो। अरे क्या जरूरत है भैया आपको ई रिक्शा में बैठ? तो ये प्रदर्शनबाजी गलत है। और रहा जो ड्रामा का एलिमेंट है ना हमारी राजनीति में, ये प्रारंभ से है और अब तो खैर सारी सीमाएं पार कर चुका, और ये आगे भी रहेगा। चूँकि ये लोग ये मान के चलते हैं कि जनता हमारे इस नाटक को, इसकी समझ नहीं पा रही। अब एक आदमी है सर, सिंपल आदमी, वो उसको बेचारे को बच्चे स्कूल में छोड़ के आने हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री की अपील पे बच्चे स्कूल ना छोड़ के आएगा? उसको बेचारे को उनको ट्यूशन लेके जाना, क्या ट्यूशन नहीं लेके जाएगा? मतलब शहर में, किसी भी शहर में क्या परिवहन की कोई ऐसी व्यवस्था है जी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सको? जब वो व्यवस्था ही नहीं है तो फिर क्या आप, और उससे कितना तेल बचा लोगे? ये बताइए कि अगर आपकी आर्थिक आमदनी कम हो जाएगी, मतलब आपके घर में पैसा कम आएगा, तो इसमें किसी के उपदेश की जरूरत क्या? आप अपने आप ही खर्चे कम कर दोगे, तो नेचुरल सी बात है। सही बात है। तो अगर अब ठीक है, सेहत की दृष्टि से है कि जो लोग हर समय वाहन का यूज़ कर रहे थे, अगर वो 1-2 किलोमीटर पैदल चल लेंगे तो उनकी सेहत के लिए भी ठीक रहेगा।
तो इतना तो किया जा सकता। लेकिन वही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा के साथ और मुख्यमंत्री भी जैसे भी हैं उनको अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्या नहीं खिलवाड़ करना करनी है जी? चाहिए। कोई काम को ठोक जाए आज, है ना? पता नहीं कितने आतंकवादी तो खर्चे कम करने के, खपत कम करने के बहुत तरीके हैं। और प्रधानमंत्री को मैं तो कहता हूँ अब समय था, मन की बात अब कर देनी चाहिए थी, शेड्यूल को तोड़कर बता देते। आज के दिन हर आदमी के पास मोबाइल है। कोई देश में रैलियों की जरूरत नहीं है, कोई देश में रोड शो की जरूरत नहीं है, उद्घाटन के लिए कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है सर। आप सब लाइव आइए, कितने करोड़ों तो आपके फॉलोवर हैं, आप लाइव आ जाओ, बात खत्म। लेकिन ये देश में वीआईपी कल्चर कभी खत्म ही नहीं हो सकता सर। भाई आप ये बताइए, मैं तो कई यहाँ ऐसी हरकतें हैं देखिए जो अतीत में चलो हो गया, कांग्रेस ने कराया और दलों ने कराया, या अभी 2025-26 तक भी जो कुछ किया, आपको आगे सुधारने की जिम्मेवारी तो आपकी है। मेरी समझ में नहीं आता, जब किसी प्रदेश में सरकार बनती है और वहाँ पर शपथ ग्रहण होता है तो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ क्यों बुलाए जाते हैं जी? और इतना बड़ा समारोह किस लिए होता है? और भाई जाके राजभवन में आप शपथ ले लो, बात खत्म। और अब तो हालात इतने खराब हो गए कि असम के मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली तो अमेरिकी राजदूत भी आ गया उसमें। वो तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न, नया ही प्रयोग है वैसे वो देश में, आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो ये नए प्रयोग ही करते हैं। मतलब आप चुनावी जीत का इतना बड़ा महोत्सव बना के डालते हैं कि उस पर कितना पैसा खर्च होता है, कितनी उसमें आपके जो संसाधन है उनका दुरुपयोग होता है, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। तो एक सादगी के उदाहरण आप अपने कार्यों से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पुरानी कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आपके आचरण से सिद्ध होना चाहिए। जब एक इंसान दिन में 4-5 ड्रेस बदलेगा सर, तो वो सादगी का उदाहरण नहीं बन सकता जी। ये मतलब सच बात है ये। हाँ, तो वही है ना कि चलिए समर्थकों की बात छोड़ दो। सुबह लोग तैयार होते हैं, रात को कपड़े बदल के सो जाते हैं, मोस्टली तो ऐसे ही होता है। लेकिन एक इंसान दिन में कपड़ों पे कपड़े बदलते जा रहा है और वो लोगों को सादगी से रहने की बात करते हैं, तो वो कैसे जचेगी वो? हाँ, तो वो अमल में जब तक आप नहीं लाओगे लोग नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, प्रधानमंत्री को भी छोड़ दो, चलो वो अपवाद है, उनको भाई सुलभ हैं और वो पहनते हैं, उनके उस पर ज़्यादा बहस हम कर नहीं सकते। अब उनसे नीचे का जो सिस्टम है उसको आप देख लो कि मामूली से मामूली, मैं किसी से पूछ रहा था, एक साधारण कार्यकर्ता से, कि भाई मैं तुम जिस कपड़ा को पहन रखा आपने ये किस रेट का होगा? तो मेरी तो हालत ख़राब होगी। बोले जी ये 6-7 हज़ार रुपये का मेरा कुर्ता बना है, लिनन है, और बोले इसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे जैसे नेता का कद बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे वो उस तरह के कपड़े पहनने लगता है। तो अगर हमारा पॉलिटिकल क्लास एक जोड़ी कुर्ता पजामा उसका 20,000 का बन रहा है और 300 रुपये में उसकी धुलाई हो रही है, तो जनता जानती नहीं चीज़ों को, बिल्कुल फर्क ही दिख जाता है। आप ऐसे में क्या उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं लोगों के सामने? वही जो मैंने बात 2-3 दिन पहले भी कही थी कि लाल बहादुर शास्त्री होना बड़ा मुश्किल है। वो उनके एक्चुअली उनका आचरण इतना ऊंचा था सर। कहते थे कि जो आईसीएस ऑफिसर होते थे वो जब भारत में डेप्यूट होते थे तो उनकी जो वहाँ के तब के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, वो लेते थे लास्ट क्लास। वो कहते हैं कि वो उनको ऐसा कहते थे कि तुम भारत में जा रहे हो, तुम्हारी नियुक्ति होगी और वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ है, क्योंकि भारत के लोग आपको इतना सम्मान देंगे जितना कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता, इतना डरते हैं हमारे राज से वो। लेकिन तुम कभी भी महात्मा गांधी से और सरदार पटेल से अब बिना चश्मा लगाए बात मत करना। बोले जी ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि उनका नैतिक बल इतना ऊंचा है उन दो आदमियों का, वो खाली कागज तुम्हारे सामने फेंक के मारेंगे और तुम साइन कर दोगे। और ये कद होता था सर हमारे नेताओं का। और आज देख लो आप इनके घर वाले इनकी बात पे भरोसा नहीं करते। सुबह नाटक शुरू होते हैं। अब सच्चाई है सर, सब लोग ईमानदारी की बात करते हैं। क्या देश में आज के दिन कोई वामपंथी मिल जाए तो अलग बात है, आज के दिन देश में जो मिनिस्टर हैं चाहे वो किसी भी सरकार के हों, कोई एक ऑनेस्ट का नाम बता दीजिए, है ही नहीं कोई। सब करोड़ों रुपए चुनाव में फूक के आते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं जी। बताओ उसमें कहाँ वो देश सादगी कैसी? तो पूरा टोटल 100% भ्रष्टाचार इस देश में। वो इसीलिए है ना कि अब ये धंधा हो गया। पॉलिटिक्स पहले जनसेवा का माध्यम था और देश के लिए कुछ कर गुजरने का मादा लोगों में होता था। अब तो ये पूरी तरह से धंधा है, इसमें पैसा लगाया जाता है। राजनीति इतनी महंगी हो गई है कि आम परिवारों के लोग तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये उन्हीं लोगों का काम है जिनके पास में अथाह दौलत है, और वो लगातार फिर उन्हीं के बच्चे आगे आते हैं राजनीति में।
जो एक बार विधायक सांसद रह लिया वो इतना जुगाड़ कर लेता है कि उसके बेटे को भी, अच्छे पढ़े लिखे बेटे को भी आकर्षण उसी में नजर आता है कि मैं तो ये डैडी वाला काम करूँगा, चूंकि इसमें माल है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें काम करने के ये होते हैं सर। अभी तेलंगाना के जो एक गृह राज्य मंत्री हैं, हाँ, उनके बेटे ने अपने फार्म हाउस पे एक लड़की को बुलाया और उसके साथ रेप किया सर पूरी तरह। उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, वो एक आदमी को पीट रहा है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका है सर। ये मतलब काम है ये करने का। वो तेलंगाना के रहने वाले हैं, लेकिन वो केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री। और देखिए ये भी संयोग है कि इससे पहले अमित शाह के जो थे अजय टैनी मिश्रा, उनके बेटे ने 8 किसान कुचल दिए थे। तो गृह मंत्री देश का, उसका जूनियर मंत्री, उसका बेटा किसी के साथ रेप के आरोप लग रहे हैं और अरेस्ट नहीं हो रहा जी वो अभी तक। ये है करने का काम अगर करो तो ये उदाहरण पेश करना नहीं जानते ना। अब देखो बहुत छोटी सी बात, मैसेजिंग का एक तरीका होता है। नरेंद्र मोदी उस चीज़ों को नहीं करते। एक तो उनके राजनाथ सिंह ने कह दिया हमारे इस्तीफे नहीं होते, तो सबको लग गया भाई जब मंत्री ही इस्तीफा नहीं देगा तो फिर किसी अधिकारी पे क्या होगा। कुछ करो। एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक सांसद थे उमाकांत यादव। मायावती क्या करती थी, वो आदतन वो कभी ऑफिस नहीं जाती थी और वहाँ घर पे बैठी हुई टीवी देखती रहती। उन्होंने टीवी पे एक खबर देख ली कि उमाकांत यादव कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ति को जमीन पर कब्जा कर रहा है, और उन्होंने कहा, बताया होगा कि वो पकड़ से बाहर हैं, सांसद मिल नहीं पा रहे। तो मायावती ने क्या करा, अपने स्टाफ को ये कहा कि उनको बुलाओ कल सुबह कि बहन जी मिलना चाहती हैं। अब वो पागल हो गए इसी चीज में कि बहन जी मिलना चाहती, बहन जी तो मिलती नहीं थी किसी से। तो वो पहुंचे जैसे तैसे, सुबह सुबह भागे वहां पे आए और तभी उन्होंने फोन करके डीजी को बुला लिया कि यही है ना आपका अपराधी, इसको अरेस्ट पकड़ लो। अपनी पार्टी के सांसद को उन्होंने गिरफ्तार करा दिया वहां से। मैं ये नहीं कह रहा कि मायावती ने आगे पीछे कुछ गलत काम नहीं किए होंगे, लेकिन एक संदेश देने का ये तरीका है। ये है मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के सांसद को भी जिस दिन नहीं बचा रही। जिस दिन आरोप लगे उसके लड़के पे, केस दर्ज हुआ, उसी दिन उसको अरेस्ट करवा देते, गृह मंत्री अपने ऑफिस में बुला के करवा देते। हाँ, लेकिन वही है ना, देखिए छवि मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह के आपको उदाहरण इक्का दुक्का साल भर में मिल जाते हैं। आमतौर पर नेताओं के बच्चे आप समझदार हो गए, वो ऐसी हरकत नहीं करते, वो बाहर जाके कर लेते हैं जी, यहाँ जरूरत नहीं है। उसका तरीका है। ये कोई टुच्चे टाइप के जो नेता है वही करते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो इस तरह की जो बिगड़ैल संतान है ना नेताओं की, इसको भी आप पूरा मतलब इसको प्रोत्साहन दे रहे हो। ये लड़का तो आदतन अपराधी है जी। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो दूसरे आदमी लड़के को थप्पड़ मार रहा है, उसको कहते हैं अधमरा कर दिया थप्पड़ मार मार के। हाँ, वो आ रहा है। तो ये अपने आप में एक नई समस्या है कि वह राजनीति में जो उस तरह के, या तो जब से दबंग माफिया आ रहे हैं ना, अजय टैनी वगैरह, या ये लोग भी ऐसे ही हैं। इनके सारे माफिया तो बीजेपी में बैठे हैं जी। हाँ, सारे बैठे, सब मिलेंगे भाजपा में आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आपराधिक तत्व थे, ये उनके राजनीतिक सादगी की बात करते हो तो लेना देना ही नहीं है जी इनका तो किसी से। देखिए भाजपा का एक ही ढंग है कि इलेक्टोरल गेन कहाँ से होगा। वो ये देखते हैं कि इस पार्टी में ये आदमी, बेशक उसकी छवि कितनी खराब हो, कितने गंदा आदमी हो, कितने भ्रष्ट आदमी हो, अगर राजनीतिक रूप से चुनावी दृष्टि से उनके लिए उपयोगी है तो उनको उसे लेने में कोई दिक्कत है नहीं। अब एक नई बात चल रही है, भगवंत मान जी बीजेपी के होने वाले हैं। जैसे अपने भजनलाल जी ने पूरी जनता पार्टी का विलय करा दिया था, ऐसे ही भगवंत मान भी पूरा विलय कराने की तैयारी में है। हाँ, तो फिर अब ये देखो, जब प्रधानमंत्री खुलेआम उसको क्या नाम उनको, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आह्वान कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए, तो ये बात इन्होंने पकड़ ली। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप भारत की राजनीति में आप उन पुरानी चीज़ों को अगर तलाश कर रहे हैं तो ये आपकी तलाश बेकार जाएगी। भगवंत मान हो, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। और भगवंत मान ने जो प्रधानमंत्री के मजाक बना रखे हैं वो वीडियो, उनका कोई अर्थ नहीं है। वो तो कपिल मिश्रा के भी पढ़े हैं भैया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सदन में जब कपिल मिश्रा ने बाकायदे सारी बातें कहीं, जब वो कपिल मिश्रा भाजपा में आके आराम से रह सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये धर्मेंद्र जी हमारी जनता को भी जानना चाहिए कि एक पॉलिटिकल कैपिटल होती है सिग्निफिकेंस। अगर आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, आप बदमाश हैं, गुंडे हैं, लुच्चे हैं, कुछ भी है, लेकिन अगर आप में चुनाव जीतने की सामर्थ्य है, राजनीतिक दल सिर्फ यही चीज तलाश करते ले लेंगे आपको। उन्हें कोई दिक्कत उज्जवल है। हाँ। और ऐसी जनता है जो ऐसे लोगों को, और उनके पास अपने तर्क हैं। आप ये देखिए इस देश में आप क्या हो रहा है, नीट की परीक्षा हुई, 22 से 23 लाख करीब लोग हैं जिनके बच्चे, जिनके जीवन मतलब जिनके भविष्य पर सवाल ही निशान उठ के,
और इस देश में क्या मिशन आ गया, 2 गाड़ियों का काफिला, 4 गाड़ियों का काफिला, ये भी मुझे लग रहा है वो उसको दबाने के लिए ये कर एक रहा है। साजिश के तहत होती हैं सारी चीजें। गोदी मीडिया जो है कुछ कर नहीं पा रहा। अब नीट में जो लेटेस्ट जानकारी है कि वो भाजपा का नेता है। सर उसने, एक आदमी ने अपनी उस पे लिख रखा है कि मेरे परिवार के 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है, बधाई। पता चला वो नीट पेपर लीक में शामिल है। ये ऐसा देश है वो जो बंदा अरेस्ट हुआ है दिनेश नाम का, दिनेश बलाल या बला क्या है वो, उसने 30 लाख रुपए में वो खरीदा और आगे वो बेच दिया। और वो उसके पोस्टर लगे पड़े उस शहर में जहाँ का रहने वाला है, विधायक वहाँ का उसकी वार्षिक वर्षगांठ पे बधाई दे रही है, और वो युवा जनता मोर्चा का महामंत्री है। किसी भी चैनल की ये हिम्मत नहीं हुई कि उसको भाजपा का कार्यकर्ता नहीं दिखा सकते जी, नहीं दिखा सकते। आप गृह राज्य मंत्री के बेटे की खबर दिखा दो किसी मीडिया चैनल पे। हाँ, तो मीडिया की जो जिम्मेवारी थी, अगर वही उसको नहीं करेगा आज तो मैं कहाँ से चीजें चैनल दिख गया, पता नहीं वो मयंक गुप्ता कोई है एंकर, वो बता रहा था कि कैसे मोदी जी सादगी की मिसाल हैं और कैसे मनमोहन सिंह सरकार ने लग्जरियस और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया। वो तुलना कर रहा था दोनों सरकारों। देखिए सरकार के जिम्मे बड़े सारे काम है। अब मनमोहन सिंह का आप नीली पगड़ी में और व्हाइट कुर्ते पजामे के अलावा फोटो नहीं मिलेगा जी बंदे का। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि नीट, एक्चुअल में जो नीट का एक कांड हुआ नेहरू जी की वजह से हुआ। हाँ, बोले क्यों? बोले ना नेहरू जी एम्स वगैरह खोलते, ना डॉक्टरों की जरूरत होती, ना नीट होती, नीट की आवश्यकता ही नहीं थी। वैसे है भी नहीं आवश्यकता। अगर आपको कोई समस्या है शारीरिक, तो आप किसी भी बाबा के पास चले जाओ, अड़ोस पड़ोस में, वो ठीक कर देगा। जरूरत क्या है डॉक्टर? आप ये देखिए इस 22-23 लाख में 10 लाख तो कम से कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 500 रुपए का जो फॉर्म लिया ना, ये जो तैयारी करी है बैठने की, सर मनोबल टूटता है। लोन ले रखा होगा परिवार ने, कर्जे में दबे हुए लोग हैं। आप बच्चा तैयारी करता है, पेपर दे के आता है, सर वो दोबारा पेपर देना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ, वो खान सर कह रहे थे कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता और इनके नीट के पेपर लीक हो जाते हैं। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, चलिए मान लीजिए आपका उनका इस्तीफा नहीं होना, लेकिन उसके नीचे कुछ और लोग तो जिम्मेवार होंगे, उनको गिरफ्तार कर लो। ये पेपर खुद तो लीक हुआ नहीं कि वो उड़ के चला गया और उसने कहा भी लो इसमें से देख लो। लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि इसमें किसी को सजा नहीं मिलेगी। जब पहली बार लीक हुआ था तब भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, अब हुआ आप भी वही हैं, है ना। तो जब आप इतना दुस्साहस करते हो कि आप इन चीज़ों पर कोई एक्शन लेते नहीं हो, पूरी बेशर्मी से कहते हो हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, सजाएं किसी को होती नहीं है, चूँकि उसमें इन्वॉल्व सारे लोग बीजेपी के हैं। और ये विशेषता मान लीजिए कि बीजेपी का अगर कोई पन्ना प्रमुख भी है और वो कुछ भी गंदा काम कर दे, प्रशासन की हिम्मत नहीं उसको छेड़ दे। ये जो सिक्योरिटी की दी है ना इन्होंने, कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो यू आर द किंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप बीजेपी से जुड़ जाओ, आपके सारे गुनाह माफ है। हाँ, सारे गुनाह माफ है जी। बिल्कुल। तो ये ना, अब तो इनके कार्यकर्ताओं में मतलब कई बार जब इनसे बात होती है, ये इतना मनोबल ऊंचा हो गया है इनका, बोले चुनाव की कुछ जरूरत नहीं, हम वो तो उनको बता दिया गया है। हाँ, मतलब वो इतना, ये क्या जरूरत है चुनाव की, कोई खास बात नहीं। हम चुनाव तो हम जीतते रहेंगे। हाँ, तो चुनाव जीतना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात है और वो जीत रहे हैं, और चिंता की बात क्या है। और लोग देख लो सर, लोगों का मतलब अभी या तो बेचारा 2 ही क्लास रह गई, या तो बहुत ज्यादा तंग आदमी है, या एक आदमी के पास इतना एक्सेस पैसा हो बेचारा कुछ उसको मतलब ही नहीं है सरकारों वरकारों से। तो अभी 2-3 दिन आप ये नाटक देखते रहिएगा सादगी के, ये दिखाए जाएंगे। चलो, आज वैसे बीजेपी को अच्छा लगा हो कि अभी केरला में कांग्रेस ने गठबंधन जो है उसने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। तो ये काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि ये अपना चुन नहीं पा तो रहे। उसमें 2 बड़ी बात हुई कि जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री है जो बने हैं, एक तो वो किसी राज परिवार से नहीं आते, और नंबर 2 किसी वेणुगोपालन अगर होते तो फिर ये आरोप लगता कि भाई राहुल ना सर, ये तो डिजास्टर ही हो जाता। मतलब कम से कम ये एक अच्छा कदम लिया है। वेणुगोपाल तो धुरत आदमी है। हाँ, वो उसके ऊपर तो सच में उसको सही किया नहीं बनाया। तो आज केरल के विषय में वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाएगी भाजपा, पर वो वहां पता चले मोदी जी उसको भी ऑफर दे आए हैं कि इधर आ जाओ। जनता का दबाव ऐसा होता है। कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में जब अब नारे लगे जय श्री राम, तो उसने कहा कि ये नारा बंद करो। और वो इलेक्शन में कह रहा था मैं इससे, हाँ, चूंकि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। तो जो इलेक्शन के दौरान में केवल हिंदुओं का मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा था, हिंदुओं के ही वोट चाहिए थे, वो एकदम से कैसे सुधर गया। ऊपर से आप ये देखिए कि रिपरकशंस क्या होते हैं। बांग्लादेश में कुछ संगठनों ने ये कहा है कि अगर
आपने बंगाल में हमारे मुस्लिम भाइयों को छेड़ा तो हम यहाँ हिंदुओं को नहीं छेड़ेंगे। एक्शन के एक रिएक्शन ये नई चीज जो पैदा होगी ना, अब देखना ये बड़ी खतरनाक है प्रवृत्ति। वो इन्हें शुरू भाई बांग्लादेश में या पाकिस्तान में बहुत भारी मात्रा मतलब रहते हैं हिंदू वगैरह रहते हैं वहाँ, और माइनॉरिटी में है वो। अगर के उत्पीड़न की खबरें भी अगर आपने ये एक नई ज्वालामुखी तलाश कर ली है, ये तो बड़ी खतरनाक है, तो कभी भी काम आ सकती है। सही बात है। पर दोस्तों, इस देश में ड्रामेबाजी कभी नहीं रुक सकती, क्योंकि ड्रामेबाजी हम सबके जीवन का, भारतीयों के जीवन का आधार है। हम शादियों में दिखावा करेंगे, शादियाँ सादगी से हो सकती हैं। हम खाने पीने में, रहन सहन में दिखावा करते हैं। हम हर चीज़ में दिखावा करने में विश्वास करते हैं लोग, और जिसको दिखावा करना है उस पर सादगी की अपील का कोई असर नहीं होता। सच ये है कि हम लोग कभी नहीं सुधर सकते, तो हमारे नेता भी नहीं सुधरेंगे। ना हम कभी करप्शन करना छोड़ेंगे, ना दिखावा करना छोड़ेंगे, और जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा देश तरक्की भी नहीं कर सकता। ऐसे ही कितना इस पे चर्चा करते रहो, सच्चाई ये है कि दुनिया में हमारा कोई, हमारे तो अमेरिका आता है हमारी अब बताने सर, आप ये नया प्रयोग, सच में बहुत दिल दुखता है। अमेरिका के लोग आके हमारे देश को चला रहे हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल साफ है। और एक चित्र लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कल ट्रंप पहुंचे हैं चाइना में, और जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात हुई, मैं उस व्यक्ति का, चीन के राष्ट्रपति को देख रहा था मैं कि वो कितनी शान के साथ खड़ा हुआ, टस से मस नहीं हुआ वो आके। खैर वो उनका तरीका होगा। और ट्रंप आगे चल के आते, मुझे ये लगा कि दो शक्तियों का अभिवादन और स्वागत इस तरह से होता है। यहाँ पे आप कल्पना करके देखिए क्या होना था। यहाँ पे आवाज कुछ समझ में ना आए, हंसने लगते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया रिसीव करने, और वहाँ उनको जो और लोग आए ना, सारे डेलीगेशन, उनको कार्य नहीं दी उन्होंने वहाँ। आप आए अपनी व्यवस्था से आइए, और हम है कि बिछ जाते हैं बिल्कुल ही तो ही के बीच में आप देखिए, चाइना हमारी बराबर पॉपुलेशन है, सब कुछ है, हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ था जी। आज हालात ये है कि अगर चाइना केवल अपनी दवाइयाँ रोक देना, अगर केवल वो दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो रोक दे सर, हाहाकार मच जाए पूरी दुनिया में। बिल्कुल। अब देखिए ना, अमेरिका जैसी शक्ति आ रही है वहाँ पे, और वो अपनी गरज में आ रहे हैं, गरज में आ रहे हैं जी। अमेरिका किसके सामने झुकता है, लेकिन उसको लग रहा है कि भाई मुझे मार्केट चाहिए, और चीन कैसे डील करेगा ये देखना, असल में और हमारी डील कैसे ही है उसको, वो सब ने देखा। असल में कह रहे हैं कि वो अमेरिका इस बात के लिए आया है चाइना में कि वो ईरान को मतलब मना ले चाइना, क्योंकि अब पाकिस्तान वाला पैतरा तो फेल हो गया उनका, तो वो फंसा पड़ा है अमेरिका। तो चूंकि चाइना के बैकअप के बिना ईरान मतलब युद्ध में डटा नहीं सकता, तो वो चाइना के वाय थ्रू अपना इस पे कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, और कोई वो नहीं है इस पे। नहीं, वो प्योर बिजनेस के लिए आ रहा है। हाँ, कह रहे हैं वो ईरान और ट्रेड दो, और चीन इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। चीन के पास मार्केट है सर, वो दूसरी मार्केट। बिल्कुल। चलता है। दोस्तों, आप जरूर इस ड्रामेबाजी पे अपने विचार रखिए, और ये भी बताइए कि सादगी से रहना कितना जरूरी चीज़ है। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए दोस्तों, जो इंसान सादगी से रहते हैं हम सब उनकी इज्जत करते हैं, और जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं या दिखावा करते हैं उनकी कोई समाज में इज्जत नहीं होती। भले ही गरज में हम उनको थोड़ा मान सम्मान लोग दे दें, लेकिन असलियत में महात्मा गांधी की ही इज्जत होती है इस देश में। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।